अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगी। गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो, और जो शुरू से इस सफ़र में मेरे साथ हैं उनका बहुत शुक्रिया। और वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अपनी राय भी हो सके तो ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है, आप लोगों में से बहुत इसके बारे में ये जानते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुसन्निफ़ हामिद मीर को फ़ौज की एक एजेंसी पर तनकीद करने पर उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक से जो वो गुज़श्ता 20 बरस से कर रहे थे उससे अलहदा करके उन्हें जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है, जो बहरहाल ऑटोक्रेसी यानी आमिराना तर्ज हुकूमत की जानिब एक और कदम है। ये मौजू न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अखबारात, सोशल मीडिया की सुर्खियों का मौजू है, बल्कि आलमी अखबारात में भी ये खबरों का मौजू है और बन रहा है। हामिद मीर ने जो कुछ कहा वो हक़ाइक़ पर मबनी था। उन्हें कहना चाहिए था या नहीं, इस पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं हो सकता कि हामिद मीर एक मकबूल, निडर और बहादुर मीडिया कारकुन हैं, जिनके सिर्फ ट्विटर पर ही 6.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद है, और जिन्हें बारहा धमकियां मिलती रहीं और 2014 में उन पर बाकायदा कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बिल्कुल बाल बचे। इसके बावजूद ना उन्होंने सहाफत छोड़ी और ना अपना मुल्क छोड़ा। न सिर्फ ये कि हामिद मीर को गद्दार कहकर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, बल्कि उन्हें गद्दार इब्ने गद्दार कहा जा रहा है। उनके वालिद वारिस मीर पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत में उस्ताद थे, दानिश्वर थे, किताबों के मुसन्निफ थे, और ज़ियाउल हक जैसे आमिराना दौरे हुकूमत में वो इंसानी हुकूक की बात करते थे। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई के मुखालिफ थे। न सिर्फ ये कि वारिस मीर, बल्कि और भी कई बाज़मीर दानिश्वर ऐसे थे जो मशरक़ी पाकिस्तान पर फ़ौजी चढ़ाई के खिलाफ थे। दूर क्यों जाइए, अहदसाज अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन के नॉवल बस्ती का तो मौजू ही ये है, और फिर एक कद आवर और बहुत ही मोतबिर शायर नसीर तुराबी ने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर एक पूरी गज़ल लिखी है, जिसका एक एक शेर खुद में एक तारीख है। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। कौन नहीं जानता कि बहुत से बंगाली ऐसे थे जो पाकिस्तान से अलहदगी नहीं बल्कि बराबरी के हुकूक चाहते थे। और फिर हबीब जालिब के इन अशार को, इन मिसरों को क्या कोई भुला सकता है, जो उन्होंने ये कहा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। और फिर खुद जनरल साहबजादा याकूब खान, जो बाद में जनरल ज़िया के दौर में वज़ीर ख़ारिजा भी रहे, वो भी मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई के बहुत खिलाफ थे। इस पर उन्हें साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया था। तो सिर्फ वारिस मीर ही गद्दार क्यों? और ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि हामिद मीर की बेटी का टेलीफोन नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के हवाले कर दिया गया कि उनकी बेटी को भी हिरासा किया जाता रहे। वैसे पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगनी और पाबंदी कोई नया मौजू नहीं है। इसकी इब्तिदा 1960 में हुई थी, जब उस वक्त के आमिर सदर जनरल अयूब खान ने
प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसे 1963 में मजीद सख्त बना दिया गया था। और ये ऑर्डिनेंस इंतहाई सख्ती से उर्दू सहाफत, रेडियो, टेलीविज़न और यहाँ तक कि प्राइवेट चैनलों पर भी नाफिज है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत या फौज के किसी इदारे पर तनकीद की कतई कोई इजाज़त नहीं है। इंग्लिश सहाफत क्योंकि एक तरह से बैरूनी दुनिया से राब्ते का एक जरिया है, या जिसे पाकिस्तान की एक खिड़की समझ लीजिए, तो उस पर यह पाबंदी कदरे कम है। दुनिया भर में आज़ादी राय नापने का एक इदारा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 145वां है, जबकि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन 5 मुल्कों में शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि सेंसरशिप, हरासगी और जिस्मानी तशद्दुद और हमले हरगिज़ वो कीमत नहीं होनी चाहिए जो सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की बजा आवरी में अदा करनी पड़े। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया में इस वक्त बिल्कुल यही सूरत हाल है। मीडिया कारकुनों पर खौफ व हरास तारी करने का आलम यह है कि सहाफ़ी अपने काम की अदायगी के लिए अगर घर से बाहर निकलता है तो ये यकीन नहीं होता कि वो सही और सलामत वापस आएगा। जैसे कि चंद बरस कबल सहाफ़ी सलीम शहजाद को पहले अगवा किया गया और फिर उनकी लाश को फेंक दिया गया। इस तरह से और भी कई वाक़यात हैं। बीबीसी के एक सहाफ़ी दिलावर खान वज़ीर को भी अगवा कर लिया गया था। गालिबन 3-4 दिन वो उसी तरह हिरासत में रहे। और हालिया बरसों में मतीउल्लाह जान, गुल बुखारी, अहमद नूरानी को उठा लिया गया, जबकि अफसार आलम को गोली मारी गई। लेकिन ये सब वाक़यात सड़कों पर हुए। ये पहला मौका है कि इस्लामाबाद में किसी यूट्यूब ब्लॉगर अली तूर के घर के अंदर घुसकर रात के वक्त उनको रस्सियों से जकड़कर ज़दोकोब और ज़ख्मी किया गया। अली तूर के कई ऐसे व्लॉग्स हैं जिनसे मैं कतई मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ और मुझे इख्तिलाफ़ है, लेकिन इस किस्म के जिस्मानी हमलों का मतलब ये होता है कि ऐसे ब्लॉगर्स को या ऐसे सहाफ़ियों को जो कि हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उन्हें ये बताया जाए कि आप लोग न सिर्फ सड़कों पर महफूज नहीं हैं, बल्कि अपने घरों के अंदर भी हमसे नहीं बच सकते। और ऐसे हमलों के बाद फिर एक बयानिया तैयार होता है जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के ज़रिए आगे बढ़ाया जाता है कि ये तो सहाफ़ी था ही ऐसा, इसका किरदार ही ऐसा था, इसका किसी लड़के से इश्क चल रहा था, इश्क आशिकी का मामला था, तो उस लड़की के भाई ने या उसके रिश्तेदार इस वाक़े में यानी ऐसे हमलों में मुलव्विस हैं, जबकि ऐसा कोई मुल्ज़िम आज तक नहीं पकड़ा गया। इसके साथ साथ एक और बहुत भयानक बयानिया ये चलाया जाता है कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, ये तो गद्दार हैं, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ये फौज पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैरूनी दुनिया में यानी मगरबी दुनिया में सियासी पनाह चाहते हैं। हालांकि फौज पर तनकीद कोई नहीं करता, फौज की सियासी सरगर्मियों पर तनकीद की जाती है, जो कि एक मामूल है। सियासत पर तो तनकीद की ही जाती है। जहाँ तक गद्दारी के बयानिए का ताल्लुक़ है तो ये भी कोई नया बयानिया नहीं है और इसकी फहरिस्त जो है वो तवील तर होती चली जा रही है। और सोशल मीडिया पर कुछ दोस्तों ने मुझे भी इसी फहरिस्त में यानी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। लेकिन इसकी इब्तिदा बहुत पहले 60 के अशरे में हुई, जब कायदे आज़म की बहन मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना इंतखाबी मैदान में उतरी और उन्होंने उस वक्त के आमिर जनरल मोहम्मद अयूब खान के मुकाबले में सदारती इंतखाब लड़ने का फैसला किया। तो जाहिर है कि एक आमिर की अना को इससे ठेस पहुंची और मादर मिल्लत को गद्दारी का तमगा या एजाज़ दे दिया गया।
کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کی اولاد زندہ ہوتی اور اس وقت پاکستان میں ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ غداروں کی فہرست میں ان کا بھی نام ہوتا۔ اجازت دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔